गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर विदाई संभाषण का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आपने देखा कि बाल मुकुंद गुप्त सभा का संचालन कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन के विदाई का अवसर है, फेयरवेल का। वह लॉर्ड कर्जन जो कि भारतवासियों पर बहुत अत्याचार किया था, वह यह सोचकर भारत में राज कर रहा था कि हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि अंग्रेजी हुकूमत की आने वाली कई पीढ़ियां सुख चैन से सो करके राज करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि उसे बीच रास्ते से ही पदस्थ करके वापस बुला लिया गया। कहते हैं कि आपने जो भारत की दुर्दशा की, चाहे भंग का नारा रहा हो, बंगाल विभाजन का, भारत की नई शिक्षा नीति का, या जो भी मामला रहा हो, आपने पूरा सत्यानाश किया। आपसे जनता बहुत त्रस्त थी। फिर भी जब आज आप जा रहे हैं तो आपके प्रति जनता की सहानुभूति है, जनता दुखी है, क्योंकि विदाई का जो अवसर होता है वह एक बड़ा करोड़ोत्पादक होता है। कहते हैं कि आप की खूब चलती थी यहाँ पर। आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज्य तहस नहस कर दिया और छोटे से छोटे अदना आदमियों को भी आपने महान बना दिया। जिस पर आपकी कृपा हुई वो महान बन गया और जिस पर आपकी कुदृष्टि बनी वो मिट्टी में मिल गया। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया था। आरह मीन्स काटने वाला, जो लकड़ी काटने वाला आरा होता है। विभाजन का दौर चल रहा था, तो उसके लिए पूरे इन्हें सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, क्रूरता की आवश्यकता थी। जनता पूरा विद्रोह पर उतर आई थी, बगावत कर दी थी। तो इसलिए सेना में अपने एक वांछित इच्छित व्यक्ति को मनवांछित पद पर रखना चाहते थे, जिसे इंग्लैंड के जो अधिकारी थे वो भी सहमत नहीं थे। तो ये इतना अपने आप को महान समझते थे कि मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा। अंत में इन्होंने यहाँ तक धमकी दे दिया कि अगर यह व्यक्ति नहीं रखा गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफा लिख करके दे भी दिया था कि अगर नहीं मंजूर होगा तो मैं नहीं रखा जाएगा तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो वहाँ की सरकार ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। यानी कि अब ऐसी दुर्गति आ गई कि इनका रखा है एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। यहां तक हुआ था क्योंकि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित करता रहा, गिर कर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखित करता रहा। एक आदमी गिरता है तो उठ जाता है, गिरता है तुरंत खड़ा हो जाता है, चोट लगती है, आदमियों को दुख होता है कि अरे गिर गए। लेकिन आप गिर गए और उठ नहीं पा रहे हैं, वह और भी दुखित है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। इन्होंने दिया था
कि भाई मैं नहीं होगा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, यहाँ के पद से गवर्नर जनरल के मंजूर कर लिया गया, लेकिन अभी जा नहीं रहे हैं, अभी अड़े हुए हैं। कह रहे कि पद तो छूट गया लेकिन आपका पीछा नहीं छूट रहा, क्योंकि ये नहीं जा रहे हैं अभी इंग्लैंड वापस। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं कार्यालय से ये नोटिस मिल जाए कि भाई ये महीना आपका आखिरी है, इस महीने के बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, वह व्यक्ति वो महीना बड़ा कठिनाई से काटता है, अपमानित तो होकर के, लज्जित होकर के काटता है, ये समझ लीजिए। स्वाभिमानी व्यक्ति होता है तो जिस दिन नोटिस मिलता है वो 1 महीने का इंतजार नहीं करता, अपना इंतजाम कर लेता, तुरंत छोड़ देता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? गुप्त जी कह रहे हैं कि बताइए, आपको नोटिस जो दे दिया गया है, आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो आप इस पद पर बने रहना कहाँ तक उचित समझते हैं? अरे आपको तो छोड़ देना चाहिए, तुरंत यहाँ से इंग्लैंड वापस चले जाना चाहिए। यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। ये खुद आप समझते हैं कि जिसको नोटिस मिल जाए उसको अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या आप जानते हैं यहाँ के लोग तो भाई ऐसा अवसर नहीं देखे। परंतु ये आपको देख करके इन लोगों को ऐसा आभास हुआ कि पतन के पीछे, यानी कि आपकी गिरावट के पीछे, आपके डिमोशन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को पहले नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अपना पतन देख करके इतना उलझन में हो। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। कहा कि हुजूर, एक बार आप किए हुए कामों को अपने बारे में सोचिए कि क्या करने के लिए आप आए थे और क्या करके चले गए। भाई आप शासक हैं, राजा हैं, हम प्रजा हैं, तो हर राजा का यह धर्म होता है अपने प्रजा के हित का ध्यान रखना, प्रजा के सुख का ध्यान रखना हर राजा का धर्म होता है। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे कि हर शासक का यह फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा के हित की बात, प्रजा की सुरक्षा की बात, प्रजा की शिक्षा की बात, प्रजा के स्वास्थ्य की बात की चिंता करें। सो कृपा करके आप हमें बतलाइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है, प्रजा के साथ पालन कर चले। कहें कि फिर बताइए आप कि क्या आप जो राजा का कर्तव्य होता है इस देश की प्रजा के साथ आपने किया वैसा कर्तव्य, उसका पालन किया, उसका कर्तव्य का निर्वहन किया आपने? आप तो सिर्फ अंग्रेज सरकार के हित की बात सोचते रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम में फूट डालते रहे, लोगों को अशिक्षित रखना चाहा, लोगों को बेरोजगार रखना चाहा, जाति धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटना चाहा आपने। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? कह रहे कि क्या एकदम आंख बंद करके किसी की नहीं सुनना, मनमाना, हिटलर शाही, तानाशाही, प्रजा के एक भी फरमान को न मानना, न तो उनके सुख दुख की चिंता करना, न उनके अनुनय को सुनना, विनय को सुनना, क्या इसी का नाम शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना,
शासन कहलाता है। प्रजा की बात पर कान न देना मतलब प्रजा की बात पर ध्यान न देना, अनसुना कर देना और अपने जिद के आगे प्रजा की मर्जी के विरुद्ध सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। कह रहे माय लॉर्ड, एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, आप कोई एक भी ऐसा बात बताइए जिसमें आपने अपनी जिद छोड़ करके प्रजा के हित की बात की हो। कोई भी ऐसा काम बता दीजिए। कह रहे हैं कि एक भी ऐसा काम बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा के हित की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात को सुनी हो। कैसर और जार, कैसर मीन्स तानाशाह, जार मीन्स भी तानाशाह होता है। ये जूलियस सीजर जो नाटक है उससे लिया गया है। रोमन तानाशाह, रोम में जो शासक था उसके तानाशाह के लिए कैसर शब्द का इस्तेमाल किया गया जर्मन शासकों के लिए, और जार भी रूस के तानाशाह शासकों के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो वो जो जर्मनी का जो हिटलर था, सभी लोग जानते हैं हिटलर के बारे में। जार रूस के जो शासक थे उनको जार कहते, तानाशाह के लिए वो लोग भी तानाशाह थे, खूब सुना गया है। लेकिन जब पब्लिक घेरेबंदी करती थी, चिल्लाती थी, गिड़गिड़ाती थी, तो वो लोग भी एक आध बार बात सुन लेते थे, मान लेते थे। लेकिन आप बताइए कि आपने कभी प्रजा को अपने निकट उनकी फरियाद सुनने के लिए आने दिया हो? कभी कोई एक अवसर बता दीजिए और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था। नादिर शाह यह भी ईरान का तानाशाह था, बड़ा खूंखार था। भारत में अहमद शाह अब्दाली ने उसको भेजा था भारत में आक्रमण करने के लिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में बड़ा खून खराबा किया। आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। आसिफ जाह के गले पर तलवार, उसने प्रार्थना किया, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, गिर गया, छोड़ दिया उसने। और उसका गिड़गिड़ाना देखकर उसी दम उसने तलवार चलाना छोड़ दिया। जिस प्रकार से अशोक महान का बात जानते होंगे आप लोग, कलिंग विजय के बाद उन्होंने भी जब लोगों की निशंस हत्या देखे, लोगों को रोते बिलखते देखा, तो वो भी धर्म परिवर्तन हो गया उनका और उन्होंने भी छोड़ दिया इसको। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उस समय सन 1904-05 में भारत की आबादी सिर्फ 8 करोड़ थी। सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? 8 करोड़ थी। और आज 130 करोड़। सोचिए कितना बढ़ गया। कह रहे कि 8 करोड़ लोग आपसे गिड़गिड़ा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, बगावत कर रहे थे कि बांग्लादेश मत बनाइए, बांग्लादेश मत बनाइए, बंगाल का विभाजन मत कीजिए। लेकिन आपने उनके प्रार्थना पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया।
इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि भंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। इस्तीफा मंजूर हो गया है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें बंगाल का विभाजन किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है, ऐसा मूड उन्होंने बना लिया है कि बंगाल का विभाजन किए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। जिद पर अड़े हुए हैं एकदम। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, कह रहे नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है एकदम। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? भाई आप जो ये मनमाना काम करते हैं अपने जिद पर कि नहीं हमें बंगाल विभाजन करना है तो करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या बताइए प्रजा को इस आपके निर्णय से दुख नहीं होता है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? कह रहे कि जरा आप सोचिए कि आपका एक इच्छा पूरा नहीं हुआ तो आप नौकरी छोड़ने के लिए त्याग दिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि हम नौकरी छोड़ के अपने देश चले जाएंगे। तो अगर यहाँ की जनता को भी अगर यह ऑप्शन होता कि आप लोग या तो यहाँ रहिए या तो छोड़ करके यहाँ चले जाइए, तो निश्चित रूप से वह आपको छोड़ करके यहाँ से चली जाती। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने इस मातृभूमि, अपने इस जन्मभूमि, कर्मभूमि को छोड़कर कहाँ जाएगा वो? सोचिए कि उसको कितना दुख हुआ होगा, कितना दुख होता होगा। यहाँ की प्रजा ने आपकी जीत का फल यही देख लिया है। भारतीय जनता तो आपके जिद का जो परिणाम है वो यही देख लिया कि आपके जिद के कारण ही आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अपने जिद के कारण ही आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। करें कि इस देश की जनता जान गई कि जिस जिद ने इस देश की जनता को पीड़ित किया, वही जिद आपको भी पीड़ित कर रही है। अगर वो जिद नहीं होता तो आप यहाँ से नहीं जाते, आप बंगाल विभाजन करने की बात नहीं करते, उस व्यक्ति को अपने इच्छित पद पर इच्छित व्यक्ति को रखने की जिद नहीं करते, तो आप शायद यहाँ सुखी होते, आप यहाँ पड़े रहते, आपको नौकरी से न हटा दिया जाता, अपने पद से न हटा दिया जाता। वो आपका जिद ही था जो आपको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। भाई हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में रखा गया है कि हम भले दुख सह लें लेकिन सामने वाले को दुख न होने दें। यह अपेक्षा परिणाम का अधिक महत्व रखती है कि भाई हम दुख सह लेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। भाई आज हम कष्ट सह के पढ़ लें तो इसका फल हमें मधुर मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। हम आज मेहनत कर लें तो इसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलेगा। हम भारतवासी इस सिद्धांत पर चलते हैं।
वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सबका अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। ये पराधीनता है, कष्ट है, एक दिन दूर होगा ही। हम इस उम्मीद में, इस आशा में जीते हैं। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझे और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है हमें। आप भारत भूमि की महिमा को नहीं समझ सके। अगर भारत भूमि की महिमा को समझे होते और न ही यहाँ की प्रजा की आप श्रद्धा भाव ले सके, आदर भाव ले सके अपने प्रति। यहाँ की सभी प्रजा आपसे दुखित है, आपका आदर नहीं करती है, आपका इज्जत नहीं करती है। डर से भले कर ले लेकिन मन से नहीं करती है। अगर आप अच्छा कार्य करते, जिद छोड़ देते तो यहाँ के प्रजा की श्रद्धा लेकर के आप जाते। चलिए खैर, आज अब इस वीडियो में इतना ही। आगे का एक्सप्लेनेशन अगले भाग में हम जल्द ही लेकर के आएंगे। वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।